बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसके पहले एक क्लास हुआ था जिसमें हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में। होप इतने दिन के गैप के बाद हम लोग मिल रहे हैं कि आप लोग अब बुक्स ले लिए होंगे, चाहे नई बुक या फिर कोई अपने सीनियर से या कहीं और से अपने बुक्स मैनेज कर लिया होगा। इतने दिन की गैप इसीलिए दिया गया था ताकि अब बुक्स आप मैनेज कर लीजिए और जो नए बच्चे आ सकें वो भी ग्रुप में आ जाएं ताकि उनका क्लास कम से कम छूट सके। इस वजह से कुछ दिन के लिए क्लास को होल्ड रखा गया था कि नए बच्चे और ग्रुप में जुड़ जाएं जिनसे उनकी क्लासेस छूटे ना। चलिए अब अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का सिलेबस आप लोगों के पास अवेलेबल है ही। लास्ट क्लास में सिलेबस दिया गया था आप लोग को। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसके नाम में ही, सब्जेक्ट के नाम में ही काफ़ी कुछ ये डिस्क्राइब करता है कि इसके अंदर आपको पढ़ना क्या है। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसे अगर पार्ट पार्ट में करके पढ़ेंगी तो ये क्या आएगा? व्यापार, बिजनेस मीन्स हो गया व्यापार, रेगुलेटरी मीन्स हो गया रेगुलेट करना, फ्रेमवर्क एक ढांचा। जैसे कि कोई अगर आप एक फ़ोटो का फ्रेमिंग करवाती हैं तो उसका क्या होता है? फ्रेमिंग में क्या करता है? वो फ्रेमवर्क करता है। किसी फ़ोटो का अगर आप फ्रेमिंग करवाइए तो वो फ्रेमवर्क करता है उस फ़ोटो का। उस फ़ोटो के फ्रेमवर्क में वो क्या करता है कि एक फ़ोटो के अगल बगल एक बॉर्डर तैयार कर देता है जिसके अंदर वो फ़ोटो रहता है। तो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये सब्जेक्ट है। इसी के बारे में आपको पढ़ना है कि बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, व्यापार को नियंत्रण करने के लिए, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क व्यापार को नियंत्रण करने के लिए एक ढांचा तैयार किया गया कि जिस कानून के दायरे में, जिन चीज़ों के दायरे में रह के एक व्यापारी को अपना व्यापार करना होगा। क्यों ऐसा किया गया? अगर व्यापारी को हम लोग खुला छोड़ दें बिना किसी नियम कानून के, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ना लगाएं, उसे खाली बोल दे कि आप जाइए व्यापार करिए, तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, बेईमानी करेगा, चीटिंग करेगा, क्योंकि उसे कोई डर नहीं रहेगा किसी रूल का, क्योंकि जानता है कोई रूल बना ही नहीं है, कोई पनिशमेंट बना ही नहीं है, तो इसलिए वो चीटिंग करेगा, बेईमानी करेगा, फ्रॉड करेगा और कोई उसे सज़ा भी नहीं दे पाएगा क्योंकि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बने ही नहीं रहेगा। तो इसी तरीके की चीज़ों को कम करने के लिए, कंज्यूमर का हैरेसमेंट कम हो सके, व्यापारी अपने मन का ना कर सके, वो प्रॉफिट कमाए लेकिन एक जेन्युइन प्रॉफिट कमाए, ऐसा ना करे कि वो कस्टमर को हार्म करे या झूठ बोले या धोखा देके को प्रॉफिट कमाए। इन चीज़ों को रोकने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया, एक ढांचा तैयार किया गया रूल्स एंड रेगुलेशन का, कुछ नियम और कानून का ढांचा तैयार किया गया जिसके तहत उस बिजनेस को वर्क करना पड़े। जो भी वो बिजनेस कर रहा है वो उस ढांचे के अंदर, उस रूल्स एंड रेगुलेशन के दायरे में रह के कर सके। तो उसी को एक सब्जेक्ट का नाम दिया गया जिसे बोला गया बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। कि मीन्स व्यापार को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक ढांचा जो बनाया गया, एक रेगुलेशन जो बनाया गया, उसी का फ्रेमवर्क के बारे में आपको जानना है कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। और रूल्स एंड रेगुलेशन हर जगह ज़रूरी है, सिर्फ व्यापार में नहीं। आपके स्कूल में, आपने जो जिस स्कूल से पढ़ के आई होंगी आप, हर स्कूल में रूल एंड रेगुलेशन ज़रूरी है। जैसे जिस भी स्कूल में आप पढ़ती होंगी उसमें एक टाइमिंग होगा, कितने बजे सारे बच्चों को आ जाना है, एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म होगा कि ये कलर का ये कपड़ा पहन के आपको आना है। क्लास की हर टाइमिंग होगी कि इस टाइम पे इतने बजे से लेकर इतने बजे तक क्लास चलेगा, फिर लंच ब्रेक होगा, फिर इतने बजे से लेकर इतने बजे तक क्लास होगा। तो हर चीज़ का एक रूल्स एंड रेगुलेशन होगा। अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रहता और नहीं कोई टीचर की टाइमिंग रहती, नहीं कोई स्टूडेंट की टाइमिंग रहती, तो सोचिए पढ़ने में कितना दिक्कत होता। कभी आप 8 बजे जाती तो क्लास स्टार्ट ही नहीं होता 12 बजे तक,
12 बजे के बाद क्लास स्टार्ट होता, 4 घंटा आपका बर्बाद जाता। और कभी आप 12 बजे पहुँचती तो पता लगता कि 8 बजे से ही क्लास स्टार्ट हो गया। तो ना टीचर इससे अच्छे से पढ़ा पाता, क्योंकि बच्चे टाइम से आते ही नहीं, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं रहता। तो ना टीचर अच्छे से पढ़ा पाता, ना ही बच्चे अच्छे से पढ़ पाते। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन बना था कि इतने बजे टाइमिंग से आना है, इतने बजे टाइमिंग से जाना है, इस तरह का यूनिफॉर्म पहनना है, ये सब्जेक्ट का आज क्लास चलेगा। तो उसके हिसाब से आप लोग प्रॉपर तैयारी करके जाती रही और पढ़ाई करती थी। तो वो आपके स्कूल का वो रूल था। तो इसी तरह बिजनेस को भी प्रॉपर ढंग से चलाने के लिए, एक अच्छे ढंग से चलाने के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन का फ्रेमवर्क तैयार किया गया, जिसे बोला गया बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। और बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को कंट्रोल करने के लिए, बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक कानून बनाया गया, एक लॉ बनाया गया। उस लॉ को हम बोलते हैं, जो कि आपके सिलेबस का भी पार्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अपने आप स्क्रीन पे देख सकती हैं, लिखा हुआ है आपके। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बनाया गया एक लॉ, जिसके तहत व्यापार को कंट्रोल किया जाएगा, व्यापार में होने वाले लेन देन को, कॉन्ट्रैक्ट को कंट्रोल किया जाएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या होता है? ये एक एक्ट पास हुआ, लॉ पास हुआ, जिसके तहत सारे कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न किया जाएगा, रूल किया जाएगा। कोई भी एक बिजनेसमैन या एक कस्टमर, चाहे हम हो चाहे आप हुए, हो सकता है आपके घर में पापा बिजनेसमैन हो, बट वो कहीं ना कहीं कस्टमर भी होंगे किसी न किसी के। इसी तरह हम लोग भी जो है कभी ना कभी किसी न किसी के कस्टमर रहते हैं। और जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो बिना बोले एक कॉन्ट्रैक्ट हम लोग के बीच में हो जाता है। दिन भर में हम लोग अपने डेली लाइफ में कई सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो उनको पूरा करते हैं, जो कि हम लोग को पता भी नहीं होता कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब जब आप ये चैप्टर पढ़ लेंगी, इस सब्जेक्ट को जान जाएंगी, तब आप समझेंगे कि कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट, कितने कॉन्ट्रैक्ट आप लोग डेली लाइफ में करते रहते हैं। अगर हम किसी शॉप के पास गए, शॉपकीपर के पास गए, वहाँ से अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं या उसे ऑर्डर दे रहे हैं, तो हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं। हम अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे हैं, उसमें लिखा है 7 डेज़ के अंदर आपको सामान मिल जाएगा। आप सामान अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो हम 7 दिन बाद सामान वापस मंगवा लेंगे। अगर आप तक उसके बावजूद आप ऑनलाइन सामान मंगवाती हैं, तो ये आप एक कॉन्ट्रैक्ट में चली गई उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उस ऑनलाइन शॉपिंग ऐप के साथ। उसमें क्या रहेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट, उसमें अनकहे ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि उसने बोला कि 7 दिन के अंदर अगर आप सामान चाहे तो वापस कर सकते हैं, आप जो मंगवा रहे हैं आपको पूरा पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। तो ये क्या है, अनसेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपके उसके बीच में। तो इस तरीके से दिन भर हम लोग जो है, एक व्यापारी या हम लोग एक कस्टमर कई सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अगर कोई सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो। जानिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ लॉज बनाए गए, नियम कानून बनाए गए, जो कि कॉन्ट्रैक्ट को डील करते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट को बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के क्या नियम कानून होने चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट कौन तोड़ सकता है, कैसे तोड़ सकता है, वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि सही होते हैं, वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि गलत होते हैं। जैसे कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बता रहे हैं, अभी इसमें आप आगे जाएंगे, इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें आएंगी जो शायद आप जानती भी हों। जैसे कि छोटा बच्चा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक एज लिमिट होता है, सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए ये तो आगे की बात है, हम लोग आगे के चैप्टर्स में बातों को करेंगे। पहले आप जानिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 होता क्या है। इट प्रिस्क्राइब्स द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया एंड इज़ द की एक्ट रेगुलेटिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो बोल रहा है कि इसके अंदर जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है लॉज, नियम कानून रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित नियम एंड कानून जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में लिखा हुआ है। इंडिया के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं
उनको गवर्न, उनको रूल्स एंड रेगुलेशन जो उसके बारे में लिखा गया हुआ है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में लिखा गया है। और ये इंडिया का सबसे मेन लॉ है जो कि कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करता है। फुल स्टॉप। द एक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। तो बोल रहा है द एक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। मीन्स इंग्लिश में कॉमन लॉ मीन्स कि जो ब्रिटिशर्स 1872 का, जाहिर सी बात है उस समय इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था और उस समय ब्रिटिश रूल था यहाँ पे। तो उस समय जो भी जितने भी नियम कानून बने इंडिया में वो सब जो ब्रिटिश में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड वाले जो हमारे तरफ राज करते रहे उस समय हमारे देश में कंट्रोल करते रहे, तो उनके देश में जो ब्रिटिश कॉमन लॉ या इंग्लिश कॉमन लॉ जिसे बोलते हैं उसी को आधार पे ये इंडिया में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बना। इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट ऑफ इंडिया। आज से साल 2 साल पहले तक जब हम पढ़ाते रहे ये सब्जेक्ट तो उसमें लिखा रहता रहा इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, राइट, जो आप लोग सोच रहे हैं वही है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। पहले ये लिखा रहता रहा इसमें, बट आप सभी लोग को पता है कि आर्टिकल 370 हट गया। एक जिस तरह यूपी है हमारा राज्य है उस तरफ जम्मू कश्मीर भी एक नॉर्मल स्टेट हो गया है। तो अब ये एक्ट जो है, पहले ये जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगा करता रहा, बट अब ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में भी फॉलो होता है। तो इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया को ये, इंडिया में ये लॉ अप्लाई होता है। नेक्स्ट है, इट डिटरमाइंस द सर्कमस्टेंसेस इन विच प्रोमिसेस मेड बाय द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी लीगली बाइंडिंग। तो बोल रहा है कि ये देखता है, डिसाइड करता है कि किस सर्कमस्टेंसेस, मतलब किन माहौल में कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज एक दूसरे के लिए कानूनी दौर से बांधे गए हैं, कानूनी दौर से एक दूसरे के लिए कर्जदार हैं। कॉन्ट्रैक्ट जब भी होता है हमेशा उसके लिए 2 पार्टी होती है। कभी एक पर्सन अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। हम खुद से नहीं बोल सकते, हम खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते ऋषि हम तुम्हें जो है 1 लाख रुपए देंगे, ऋषि हम तुम्हारी बाइक हम खुद से ही खरीदना चाहते हैं, तो हम अपनी बाइक खुद नहीं खरीद सकते हैं। हम अपना कार, अगर आप कार बेच रही हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाइक खरीद रही हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसी को आप लोन दे रही हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हम अपने आप को बाइक नहीं बेच सकते, हम अपने आप को कार नहीं बेच सकते, हम अपने आप को लोन नहीं दे सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमेशा 2 पार्टी होनी ज़रूरी है। एटलीस्ट 2 पार्टीज इज मस्ट नेसेसरी फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी अ 2 पार्टीज। तो हमेशा 2 पार्टी होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो वही बता रहा है इसमें, ये लॉ डिटरमाइन करता है सर्कमस्टेंसेस इन विच प्रोमिसेस मेड बाय द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट शॉल बी लीगली बाइंडिंग। तो ये कॉन्ट्रैक्ट, ये लॉ डिसाइड करेगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट के दोनों पार्टीज़ हैं या 2 या जितने भी पार्टीज़ हैं, कम मिनिमम 2 हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बट उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं हो सकते, मिनिमम 2 होने चाहिए। तो वो जो 2 पार्टीज़ हैं या जितने भी पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे के लिए किस तरीके से कानूनी तौर पे एक दूसरे के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसका डिसीजन, इसका फैसला इस लॉ के जरिए होता है। विदाउट सच अ लॉ इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू कैरी ऑन बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो बोल रहे हैं अगर ऐसा कोई लॉ ना हो तो बिज़नेस ट्रांजेक्शन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जैसे कि बिजनेसमैन है, हम एक बिजनेसमैन है, हमने किसी एक पार्टी को माल बेचा, हमने किसी पार्टी को माल बेचा और उसने बोला कि 2 दिन बाद हम आपका 5 लाख रुपए आपको आपके अकाउंट में डाल देंगे। लेकिन 2 दिन बाद 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में उसने नहीं डाला। उसने उसे 5 लाख का माल बेचा, उसने बोला 2 दिन बाद आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल देंगे। लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी उसने 5 लाख रुपए नहीं डाला। 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए, 1 हफ्ता, 10 दिन बीत गया, तो भी उसने पैसा नहीं डाला। पर इस वक्त ये लॉ है कि अगर आपको पैसा कोई पार्टी नहीं दे रहा है, आपको प्रॉमिस किया था कि 2 दिन बाद वो अगर पैसा दे देगा, तो अगर वो पैसा नहीं दे रहा है तो आप कानूनी दायरे में उसके ऊपर आप केस कर सकते हैं लीगली,
और उसको आपका पैसा देना पड़ेगा, और जितने दिन इसने देर किया है उसको उसका ब्याज भी देना पड़ेगा। अगर हम उसको कोर्ट में ले जाएंगे तो हमें मेरा पैसा भी मिलेगा, साथ में मेरे पैसे का इंटरेस्ट भी मिलेगा। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडिया में रूल करता है, ऐसा नियम बना हुआ है। अगर वही नियम अगर नहीं रहता, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं रहता, तो हम उसका कुछ नहीं कर पाते। वो आता, हमसे माल लेके चल जाता, और वो मेरा पैसा 2 दिन बाद नहीं भी देता, तो भी हम उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसा कोई नियम होता ही नहीं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, नियम है, तो इसलिए हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, और बिना डरे हम व्यापार कर सकते हैं कि मेरा पैसा हमें मिल जाएगा। अगर कोई पार्टी नहीं भी देगा तो हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके अपने पैसे को निकलवा सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं होता तो व्यापार करना बहुत ही मुश्किल हो जाता, कठिन हो जाता, क्योंकि हम उस पार्टी का कुछ भी नहीं कर पाते हैं जो कि हमसे झूठ बोल के सामान ले गया है या हमें धोखा देके हमसे पैसा ले लिया है। उसका हम कुछ नहीं बिगाड़ पाते। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी वजह से हम अपना पैसा कोई ले लिया है मेरा, या कोई लेके नहीं दे रहा है हमें, तो मुझसे पैसा अपना वापस निकलवा सकते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए। तो ये था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में छोटा सा एक आपको डिटेल। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है, फिर से पढ़ दे रहे इसको। इट प्रिस्क्राइब्स द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया and is the key regulating Indian contract law. Full stop. The act is based on the principles of English common law. It is applicable to all states of India. It determines the circumstances in which promises made by the parties to a contract shall be legally binding. Without such law, it would be difficult to carry on business transactions. नेक्स्ट है थोड़ा सा हिस्ट्री जान जाइए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया, कब से इंडिया में लागू हुआ, स्क्रीन पे देखिए अपने आप चेंज हो गया है। अब हिस्ट्री के बारे में दिखा रहा है कि अ ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में थोड़ा सा उसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। वो कब आया, कब से लागू हुआ। There was no statute of contract in India prior to Indian Contract Act 1872. मीन्स 1872 के पहले, 1872 के पहले इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित कोई भी नियम कानून नहीं था। फिर बोला जा रहा है इंग्लिश ड्राफ्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वॉज फॉर्म्ड बाई थर्ड लॉ कमीशन 1866। मीन्स तीसरे लॉ कमीशन 1866 में इसका बारे में सोचा गया, इसका एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, बनाया गया। इट विथ सम वेरिएशन एंड अमेंडमेंट, जो 1866 में बनाया गया थर्ड लॉ कमीशन के द्वारा एक ड्राफ्ट, उसको जो है इट विथ सम वेरिएशन, उसमें कुछ वेरिएशन मीन्स कुछ बदलाव, एंड अमेंडमेंट्स वही कुछ परिवर्तन के साथ इसको अप्रैल 25, 1872 में पास कर दिया गया। तो उसमें बोल रहा है कि थर्ड लॉ कमीशन ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया 1866 में कुछ बदलाव के साथ। 25 अप्रैल 1872 को इंडियन पार्लियामेंट में ये पास हो गया एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नाम से इंडियन पार्लियामेंट में ये पास हुआ कब? 25 अप्रैल 1872, 1872 में, जिस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाम से ये पास किया गया। दस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। इसको बनाया गया 1866 में। इसको बनाने के बाद पास किया गया
25 अप्रैल 1872 में, और इसको फॉलो करना स्टार्ट किया गया फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। इसमें तीनों डेट में कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि कोई रूल बनता है, कोई रूल बना तो बनाने का उसका दिन अलग होता है। उस दिन एक दिन बैठ के लोग उसे बनाते हैं कि ये सारे रूल अब बन गए। अब वो रूल बनने के बाद उसको फिर पास करवाना पड़ता है अथॉरिटीज़ से। तो पास कराने के लिए क्या होता है, फिर हम आगे की अथॉरिटीज़ को देते हैं कि देखिए ये रूल बनाए हैं। वो अथॉरिटीज़ वो रूल को चेक करते हैं, उसके बाद उसको पास कर देते हैं। हाँ ये ठीक है, सारे रूल आपने सही बनाया है, पास कर देते हैं। वो जब रूल पास हो जाता है तो उसके बाद एक दिन अप्लाई होता है कि अब इस तारीख से ये रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे भी यही है कि 1866 में इसको बनाया गया, 25 अप्रैल 1872 में इसको पास किया गया, और 1 सितंबर 1872 से ये फॉलो हुआ, पूरे देश में लागू हुआ। तो दीज आर ऑल थिंग्स इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, इसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अब हम लोग आगे के चैप्टर्स में, आगे के क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। जो बच्चे बुक नहीं लिए हैं वो बुक ले लीजिए। जो बच्चे हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो हिंदी में दें, जो बच्चे इंग्लिश में चाहते हैं वो इंग्लिश में एग्ज़ाम दें। जो हिंदी में बुक लेना चाहते हैं वो हिंदी में लें, जो इंग्लिश में चाहते हैं वो इंग्लिश में बुक लें। चीज़ें हम भले इसमें लिख रहे हैं हिंदी इंग्लिश में, बट हम हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होता होगा, क्योंकि हम जो भी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं वो हिंदी में भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आप बुक ले लेंगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी की बुक, इंग्लिश में जो लेना चाहता है वो इंग्लिश की बुक, तो उन्हें और आराम रहेगा, कंफर्टेबल वो अपने सब्जेक्ट को पढ़ सकती हैं। फिर चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं आपके सिलेबस के नेक्स्ट टॉपिक के साथ।